हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक बार बीएससी थर्ड ईयर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं, जो कि जूलॉजी फर्स्ट पेपर का है, एनाफिलीज मॉस्किटो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था क्यूलेक्स मॉस्किटो के बारे में। तो चलिए आज जान लेते हैं हम एनाफिलीज मॉस्किटो के बारे में। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स में जो हमारी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इस एनाफिलीज और क्यूलेक्स मॉस्किटो से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में बीएससी थर्ड ईयर में, वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब डिजीज ऑफ ट्रांसमिटेड बाई क्यूलेक्स एंड एनाफिलीज एंड देयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। इसमें जैसे पूछा है क्यूलेक्स और एनाफिलीज मॉस्किटो कैसे डिजीज कैसे रोग उत्पन्न करती हैं और इसकी लाइफ साइकिल क्या है मॉस्किटो की, और इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है। और जैसे हमारा जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, गिव एन अकाउंट ऑफ डिजीज ट्रांसमिटेड बाय एन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉलोइंग इंसेक्ट, कि डिजीज कैसे जो हमारी एनाफिलीज और क्यूलेक्स मॉस्किटो है, ये कैसे डिजीज उत्पन्न करती है और इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। फिर वहीं पे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है, एक अलग क्वेश्चन दिया है जो कि 2018 और 14 में दिया था। गिव एन अकाउंट ऑफ द पैथोजेनिसिटी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर ऑफ द मलेरिया डिजीज, यानी कि मलेरिया डिजीज को उत्पन्न करने वाले जो मॉस्किटो हैं उसके बारे में पूछ रहा है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेरा दिया है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ कंट्रोल ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो। तो इस तरीके से हमारे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस पूछता है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चंस आता है आपके एग्जाम्स में तो लिखना कैसे है, देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे उसके सिस्टेमेटिक पोजीशंस के बारे में, जिसका फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है और क्लास इंसेक्टा होता है, आर्डर डिप्टेरा होता है और जीनस जो है एनाफिलीज होता है। तो इस प्रकार से इसका सिस्टेमेटिक पोजीशन जो होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, आर्डर डिप्टेरा, जीनस एनाफिलीज, ये सिस्टेमेटिक पोजीशन सीखने के बाद अब हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। अभी हम इसके जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी जो बॉडी होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जिससे फर्स्ट पार्ट होता है हेड, सेकंड पार्ट होता है थोरैक्स और एब्डोमेंस। देखिए इसकी जो बॉडी को जो हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए जो इसकी बॉडी है, इसकी जो बॉडी होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, इसकी देखिए ये हेड वाला पार्ट होता है, और ये जो बीच वाला होता है ना, इसका चेस्ट वाले पार्ट को हम थोरैक्स कहते हैं, और ये जो पीछे वाला बड़ा वाला पार्ट बना है इसको हम एब्डोमेंस कहते हैं। अगर हम इसके बॉडी के कलर की बात करें तो इसका बॉडी का कलर जो होता है डार्क ब्राउन कलर का होता है, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। ये थोड़ा ब्राउन में और थोड़ा ब्लैक कलर के होते हैं, जैसे डार्क ब्राउन कलर होता है उस प्रकार के ये होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके हैबिट एंड हैबिटाट्स के बारे में। तो देखिए इसका हैबिट एंड हैबिटाट्स क्या होता है। जनरली एनाफिलीज मॉस्किटो प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। ये देखो जो हमारा एनाफिलीज मॉस्किटो होता है वह हमारे स्वच्छ जल में यानी कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है। फ्रेश वाटर में जैसे हमारा हो गया पॉन्ड यानी कि जो तालाब हो, रिवर नदी हो, और मॉर्सेस एरिया का मतलब होता है जहाँ पे कीचड़ युक्त एरिया होता है उसको हम मॉर्सेस एरिया कहते हैं। एंड स्वैम्स एरिया का मतलब दलदली जहाँ दलदल हो, और राइस फील्ड यानी कि धान के खेत में भी। तो ये एनाफिलीज मॉस्किटो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, स्वच्छ जल में पाई जाती हैं जैसे तालाब में, नदी में, और मॉर्सेस एरिया यानी कि कीचड़ युक्त एरिया में, और स्वयं एरिया यानी कि दलदली एरिया में ये पाई जाती हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी फीमेल एनाफिलीज होती है और मेल एनाफिलीज होती है, मैथुन के बाद जो हमारी फीमेल्स एनाफिलीज होती है यह क्या करती है, अंडे देती है। और ये कहाँ पे अंडे देती है, ये जो अंडे देती है यह पानी के सरफेस एरिया पे, यानी कि जो हमारी पानी होती है, वाटर होता है, उसके सरफेस एरिया पे ये एग दे देती हैं, अंडे दे देती हैं। फिर ये जो अंडा होता है 2 से 3 दिन के बाद हैच कर जाता है, फट जाता है, और फटने के बाद उसमें से एक लार्वा निकलता है। ये लार्वा
4 से 10 दिन के बाद अपने आप को डेवलप करता है और डेवलप करने के बाद बदल जाता है प्यूपा में। अब यही प्यूपा फिर चेंज हो जाता है एडल्ट में। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली रियल में होता क्या है इनके साथ। देखिए, ये हमारी मेल और फीमेल एनाफिलीज होती हैं जो कि मैथुन करती हैं, और ये मैथुन के पश्चात वाटर में जाकर के अंडे दे देती हैं। और जब वाटर में अंडे दे देती हैं तो देखे होंगे आप, वाटर में इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये क्या होता है, हमारे एनाफिलीज मॉस्किटो का लार्वा होता है। अब जैसे ही देखिए इस प्रकार से अंडा हैच कर जाता है तो इसमें से इस प्रकार के लार्वा बन जाते हैं, जो कि बहुत सारे जनसंख्या में होते हैं, जैसा कि आपको देखने को मिला होगा। अब यही जो लार्वा होते हैं यही आगे चल करके डेवलप करके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपा। अब यह प्यूपा डेवलप करके एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। अब ये देखिए इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा, अब ये जो है एडल्ट में चेंज हो गए हैं। अब ये एडल्ट में चेंज होने के बाद वाटर से बाहर आ जाते हैं, या जो कीचड़ में है तो कीचड़ से बाहर आ जाते हैं। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो देखने के बाद, तो चलिए अब मैं फिर से एक बार जान लेता हूँ इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा था, मेल और फीमेल मैथुन के पश्चात ये जो हमारी फीमेल्स होती हैं यह क्या करती हैं, एग लेइंग करती हैं, अंडे देती हैं। अब ये जो अंडा होता है हमारे वाटर के सरफेस पे मान लेते हैं है, और ये 2 से 3 दिन के बाद क्या हुआ, हैच कर गया, फट गया। जब ये फटेगा तो इसमें से एक लार्वा निकलेगा। अब ये लार्वा 4 से 10 दिन के बाद अपने आप को डेवलप करता है। अच्छा, तो ये लार्वा खाता क्या होगा, तो हमारे पानी में, वाटर में जो बैक्टीरिया और एल्गी होते हैं उसको ये लार्वा जो है फीड करता है। अब उसके बाद ये लार्वा 4 से 10 दिन के बाद चेंज हो जाता है एक स्ट्रक्चर में, जिसको हम प्यूपा कहते हैं। अब ये प्यूपा 2 से 3 दिन के बाद एडल्ट में चेंज हो जाता है। जब ये एडल्ट में चेंज हो जाता है उसके बाद उड़ने लगता है। तो चलिए जान लेते हैं अब एनाफिलीज से कौन कौन सा डिजीज ह्यूमंस में होता है। तो सबसे पहला जो डिजीज है, कौन कौन सी डिजीज ट्रांसमिट करती हैं, तो चलिए देखते हैं। जो हमारी एनाफिलीज मॉस्किटो होती है वह क्या क्या डिजीज उत्पन्न कर सकती है, जैसे मलेरिया, येलो फीवर, डेंगू, फाइलेरियासिस यानी कि एलिफेंटियासिस जिसको हम कहते हैं हथिया पाँव, ये भी क्या है, एक मॉस्किटो के द्वारा ही उत्पन्न होने वाला डिजीज है। तो चलिए हम यहाँ पे एक डिजीज़ के बारे में आपको बता दे रहे हैं, मलेरिया। आखिर ये मलेरिया क्यों होता है, तो देखिए एक प्रकार का ये ह्यूमन डिजीज है। जो मलेरिया होता है हमारा एक प्रकार का ह्यूमन डिजीज है, जो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलीज। ये जो हमारी फीमेल एनाफिलीज के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसमें एक प्रकार का पैरासाइट प्रोटोजोअन होता है, क्या, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो होता है, यही प्लाज्मोडियम मलेरिया को उत्पन्न करता है। लेकिन इसको ट्रांसमिट कौन करता है, ले कौन जाता है, तो हमारी एनाफिलीज मॉस्किटो ले जाती हैं। इन मलेरिया देयर इज सिंगल रिकरिंग फीवर कंपेंड बाई, इसमें क्या होता है कि फीवर होता है यानी कि बुखार हो जाता है, शिवरिंग होता है यानी कि ठंडी लगने लगती है, और हेड ची यानी कि सिर दर्द होता है। अब हम इसके देखते हैं इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या होता है। अगर हम इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेस। देखिए जहाँ पे ये ब्रीडिंग करते हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। एलिमिनेशन का मतलब नष्ट कर दिया जाए। अगर जहाँ पे ये ब्रीडिंग करते हैं अगर उस एरिया को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा कि तो ये ब्रीडिंग कर ही नहीं पाएंगे, तो लार्वा बनेगा नहीं, प्यूपा बनेगा नहीं, तो मॉस्किटो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है द लार्वा ऑफ मॉस्किटो डेवलप इन स्टेगनेंट वाटर। ये जैसे जहाँ पे स्थिर वाटर में ये डेवलप करते हैं। द कंट्रोल लाइज इन द एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेस, उस प्लेस को एलिमिनेट कर दीजिए, उस स्थान को क्या है, नष्ट कर दीजिए।
उस एरिया को नष्ट करने से क्या होगा, वहाँ पे ब्रीडिंग होगी नहीं, तो आगे जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। और दूसरा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या होता है, डिस्ट्रक्शंस ऑफ लार्वाई एंड प्यूपा, यानी कि इसके लार्वा और प्यूपा को अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें, नष्ट कर दें, तो इससे भी बचा जा सकता है। जैसे कवर द वाटर सरफेस बाय स्प्रेइंग केरोसिन ऑयल पेट्रोलियम दैट लार्वा डिड फॉरवर्ड एयर। क्या होता है कि अगर हम ये पानी में इसके जो लार्वा होते हैं वाटर में रहते हैं, अगर हम वाटर में जैसे कैरोसिन का अगर स्प्रेइंग कर दें, तो ये कैरोसिन क्या करेगा, वाटर के सरफेस पे जा कर के एक लेयर बना लेगा। जब ये एक लेयर बना लेगा तो ये क्या करेंगे, जो लार्वा रहेंगे ये श्वसन तो कर नहीं पाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये नष्ट हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ मेरी आती है डिस्ट्रक्शंस ऑफ एडल्ट मॉस्किटो। अगर हम एडल्ट मॉस्किटो को ही डिस्ट्रॉय कर दें, कैसे, बाय स्प्रेइंग डीडीटी, यानी कि डीडीटी जो होता है इसका अगर हम स्प्रे कर दें, उससे स्प्रे करने से जो हमारी एडल्ट मॉस्किटो होती है उससे बचा जा सकता है। और प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स, यानी कि मच्छर को काटने से बचें। मच्छर को काटने से कैसे बचा जा सकता है, नेट का इस्तेमाल करके, जैसे मच्छरदानी का इस्तेमाल करके। अगर मच्छर हमको काटेगा नहीं तो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर आएगा ही नहीं। जब प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर आएगा ही नहीं तो मलेरिया होगा ही नहीं हमको।